नमस्कार। आज अपने पाचन तंत्र के एक दो क्लासें हो गई है। आज अपने पाचन तंत्र के साथ साथ में कुछ एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं अपने ने कुछ कर लिए थे। ठीक है, आज देखो पाचन तंत्र की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन अपने पास दिया है कि वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। वयस्क मनुष्य मतलब एडल्ट ह्यूमन बॉडी का दंत सूत्र अपने को टीथ फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी का टीथ फॉर्मूला पहले ऑप्शन में अपने को दिया है 21-23/21-23। आप इसको पहचानोगे कैसे? 21-23/21-23 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दो से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करोगे तो देख लीजिए, दो से ऊपर करना है, दो से नीचे, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इसके बाद में 2 दूनी 4, नीचे भी यही आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के देख लीजिए, ऊपर वाले जबड़े में भी 16, नीचे वाले जबड़े में भी 16, तो टोटल कितने हो गए? 32। और वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या होती कितनी है? 32 ही होती है। आई क्या बात समझे? अब देखो इसके बाद में दो फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं इसके साथ में। एक तो 2102/2102 ये होता है अपने दूधिया दांतों का। ठीक है ना, कौन सी दांतों का? दूधिया दांतों का। और दूधिया दांतों की जो संख्या है ना, दूधिया दांतों की संख्या वो जब आप इसको 2 से गुणा करोगे ना तो टोटल कितनी आएगी? 20। आगे बात समझे। और इसके बाद में 17 से 18 साल की उम्र का, ये भी साथ में याद रख लेना, 2122/2122, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी? 28। ये तो हो गया 17 से 18 साल की। अब देखो 18 साल के बाद में एक जाड़ आती है, कौन सी जाड़ है? अक्कल जाड़। ठीक है, उस अक्कल जाड़ के अंदर दांत आते हैं कितने? 4। जब आप 18 + 4 इन दोनों के जोड़ दोगे तो टोटल दांत आपके पास कितने आएंगे? 32। ये आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 21-23/21-23। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना। और वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या 20, दूधिया दांतों की संख्या वो 32, दूधिया दांतों की संख्या 20, और इसके बाद में अक्कल दांत के अंदर दांत कितने आते हैं? 4। और 17 से 18 साल की उम्र में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। इतनी बात समझ आ गई? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो कि दूसरा क्वेश्चन है आपके पास है कि मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है। मतलब एक बार जीवन में केवल एक बार जो दांत आते हैं ना वो दांतों की संख्या अपने को पूछी है, तो वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक बार में हमेशा कितने दांत आते हैं? 12 दांत आती है। 6 तो ऊपर वाले जबड़ों में और 6 ही नीचे वाले जबड़ों में। आगे बात सुनने, आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि स्तनियों में श्वास नाल में भोजन को प्रवेश करने से रोकने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। देखो स्तनधारियों में अपने इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी होती है। इतनी बात समझ आ गई? ये तो आ गया अपना कौन सा? मुख गुहा, और ये आ गई अपनी नाक। इतनी बात समझ आ गई? इस प्रकार से। ठीक है ना, तो देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी होती है अपनी। तो यहाँ पर भोजन नली और श्वास नली दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से होती है। मतलब 2D में जब आप देखोगे ना इस प्रकार से, यहाँ पर चीरा लगाकर देखोगे तो आपको आगे की ओर कौन सी नली दिखेगी? श्वसन नली, और पीछे की ओर भोजन नली, और इसके आगे सी आकार के छल्ले जो हाइजीन उपास्थि के बने होते हैं इस प्रकार से। आगे बात समझे, तो यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है, जैसे ये अपना सवरयंत्र है, और इस सवरयंत्र को क्या कहा जाता है? मतलब वॉइस बॉक्स। इस सवरयंत्र का नाम होता है लैरिंक्स मनुष्य के अंदर। और ये जो यहाँ पर श्वास नली खुलती है ना, तो श्वास नली का ये जो ऊपर वाला सिरा है ये कहलाता है ग्लोटिस। याद रखना, आगे बात सुनने। और जो भोजन नली है, जो ग्रसिका है, उसके ऊपर वाला सिरा कहलाता है गुलेट। इतनी बात समझ आ गई? इस ग्लोटिस के ऊपर इस प्रकार का छोटा सा एक ढक्कन पाया जाता है। ठीक है ना, ढक्कन। और इस ढक्कन को ग्लोटिस के ऊपर है तो नाम आ जाएगा एपिग्लोटिस। आगे बात समझे, एपी का मतलब ऊपर और ग्लोटिस का मतलब श्वास नली। इतनी बात समझ आ गई? श्वास नली के ऊपर की ओर ढक्कनुमा संरचना क्या कहलाती है? एपिग्लोटिस, जो लैरिंक्स के पास होती है। और ये लैरिंक्स के ऊपर ये जो एरिया ना इसको कहा जाता है फेरिंक्स, जो अपना बनाती है जंक्शन। ठीक है ना, जंक्शन बनाती है। जंक्शन मतलब इसमें टोटल तंत्र खुलती है दो, एक तो श्वसन तंत्र और दूसरा कौन सा? पाचन तंत्र। इतनी बात समझ आ गई? तो देखो कंठ, कंठ अपना क्या होता है? वॉइस बॉक्स, मतलब अपना सवरयंत्र। इतनी बात समझ आ गई? ग्लोटिस, ग्लोटिस मतलब किसका द्वार? श्वास नली का द्वार। इतनी बात समझ आ गई? ग्रसनी, जंक्शन, जंक्शन क्यों कहा जाता है? याद रखना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें दो तंत्र खुलते हैं शरीर के। एक तो कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र, और दूसरा कौन सा? पाचन तंत्र। इतनी बात समझ आ गई? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। बच गया ऑप्शन, ये अपना उत्तर हो जाएगा कौन सा? एपिग्लोटिस। इसको हिंदी में गाटी ढक्कन भी कहा जाता है। ठीक है ना, गाटी ढक्कन। देखो ध्यान से, इस प्रकार से जब आप जीभ को पीछे पीछे लेके जाओगे ना इस प्रकार से तो ये कोमल तालु को टच करेगी। आगे कोमल तालु जहां पर है, कोमल तालु वहां से शुरू होती है ग्रसनी, और ग्रसनी के अंदर अपनी नाक खुलती है और अपनी मुख गुहा खुलती है, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है।
आगे बात सुनिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस। आगे देखो, आगे है अपने पास तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भोजन निगलने में तथा श्वसन में से निम्न में से कौन सा एक उद्यमिष्ट मार्ग है? इसका उत्तर मैंने आपको अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। जंक्शन पूछा है आपको, तो जंक्शन कौन बनाती है? जंक्शन कौन बनाती है? ग्रसनी बनाती है, जिसमें दो तंत्र आकर खुलते हैं। याद रखना, एक तो शरीर का कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र, प्लस शरीर का कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। इतनी बात समझ आ गई। ये वॉइस बॉक्स हो गया। एपिग्लोटिस जो श्वास नली को ढकता है, और ग्रसिका भोजन नाल जिसको कहा जाता है, इसमें शरीर के अंदर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए मनुष्य शरीर के पाचन तंत्र का ऐसा भाग बताइए जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो आप लोग क्या करोगे? ग्रसिका। अपने इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा है? ग्रसनी। बताइए, बात समझ आ गई? आगे देखो, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत का सबसे कठोर आवरण कौन सा है? दांतों के ऊपर जो सफेद रंग की संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। याद रखना, आगे बात समझे, इनेमल कहा जाता है। इनेमल का ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है भैया। आगे बात समझे, और इसके बाद में इनेमल की उत्पत्ति एक्टोडर्मल। दूसरी बात है, ये जो स्त्रावित करती है वो एमाइलो ब्लास्ट कोशिका स्त्रावित करती है, ये ना एमाइलो ब्लास्ट कोशिका जो है इनेमल का स्त्रावन करती है। इस प्रकार से दांतों की संरचना होती है। जैसे मान लीजिए ये अपना एक दांत है, इतनी बात समझ आ गई। इस दांत में यहाँ पर इसके चारों ओर जो संरचना पाई जाएगी ना, इस प्रकार से कठोर रंग की जो संरचना पाई जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट या फोस्फेट की बनी होती है, इसे इनेमल कहा जाता है। यहाँ पर होती है अपनी पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के अंदर कोशिका होती है एमाइलोब्लास्ट। ये एमाइलोब्लास्ट कोशिका यहाँ पर स्त्रावन करती है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। इतनी बात समझ आ गई। आगे क्या बात समझ आगे देखो, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का इनेमल है वो स्त्रावित होता है। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया था एमाइलोब्लास्ट। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद में इसको छोड़ दीजिए। ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि ऐसी सेल जो बोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना? बोन फॉर्मेशन सेल, बोन फॉर्मेटिंग सेल, ठीक है ना? या अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? ओस्टियोब्लास्ट। और इसके बाद में अस्थि को नष्ट करने वाली, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, ठीक है ना? अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका। आप एक छोटे बच्चे की हड्डी देखना, उसके हाथ और पैर आपको खुले हुए दिखाई देंगे। आगे बात सुनने, लेकिन आप जब 10 साल या 13 साल के बाद, जिसको किशोरावस्था कहा जाता है, 13 साल के बाद में देखना शरीर है वो बिल्कुल एकदम फिक्स शेप में आने लग जाता है। उसके हाथ पैर, आगे क्या बात सुनने, कमर, इसके बाद में ये जो नीचे वाला पेल्विक रिडल है, ये बिल्कुल एकदम फिक्स शेप में आने लग जाता है। इसका रीजन ये है कि ओस्टियोक्लास्ट कोशिका एक बोन को खाती रहती है, और बोन को खाने के बाद में पर्टिकुलर शेप में लेके आती है उसको। और जब बोन को खाएगी तो ब्लड के अंदर कौन से आयन रिलीज होंगे? कैल्शियम और फॉस्फेट। आगे बात समझे, और जब इनका डीकंपोजिशन शरीर के अंदर होने लग जाता है तो पथरी बन जाती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना? तो ये दांतों का इनेमल कौन स्त्रावित करती है? अपने एमाइलोब्लास्ट कोशिका है वो स्त्रावित करती है। ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं? दूध या दांत मैंने आपको बताया था कितने दांत दोबारा उगते हैं। दूध या दांत कितने होते हैं? टोटल 20। जो कितनी बार आते हैं? 2 बार। आगे बात समझे, ये जीवन में केवल कितनी बार आते हैं? 1 बार। इतनी बात समझ आ गई। 28 कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? 17 से 18 साल की अवस्था में। और इसके बाद में वयस्क अवस्था में टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, 20। आगे बात समझे, ठीक है ना? अब देखो, आगे अपने पास क्वेश्चन है कि मनुष्य में वो दांत जो काटने में मदद करते हैं। मनुष्य में दांत होते हैं 4 प्रकार के, जो अपने आगे नाम लिखा हुआ है, रदनक, कर्तंक, चर्णक और अग्रचर्णक। आगे बात समझे। अब इसके बाद में अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप इस नाम से याद कर सकते हो, इंग्लिश वाले नाम से, ICPM। आगे बात समझे, ICPM, ठीक है? इंसाइजर का मतलब होता है कौन से? कर्तंक। इसके बाद में कैनाइन का मतलब रदनक। इसके बाद में प्रीमोलर मतलब अग्रचर्णक, और मोलर मतलब चर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं, काटने के काम आते हैं। कैफ और काटना, और इसके बाद में कैफ और कर्तंक नाम है भैया ये। आगे बात समझे, तो ये 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? आगे देखो, आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा
इनेमल की प्रकृति तथा स्रोत में सही है। इनेमल की प्रकृति मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनेमल का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, एमाइलोब्लास्ट कोशिका है वो स्त्रावण करती है। देख लीजिए ध्यान से, एमाइलोब्लास्ट कहां पर दिया, एमाइलोब्लास्ट इन दो में दिया तो ये दोनों कटी गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक्टोडर्मल नाम देखना है तो ये बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एमाइलोब्लास्ट। और इसके बाद में ओरिजिन कौन सा, एक्टोडर्मल, 4 नंबर। आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में दांत जो होते हैं ना वो कितने होते हैं। दांतों की विशेषता पूछी है, दांतों की विशेषता अपने स्तनधारियों में पूछिए। दांत अपने जबड़ों के क्या होते हैं, गड्ढे में स्थित होते हैं। जबड़ों के गड्ढे को ग्रत कहा जाता है। तो पहली विशेषता होगी ग्रत दंती। आगे बात समझे, जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार दूधिया दांत, दूसरी बार स्थायी दांत। पहले 20, उसके बाद में 32, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 का मतलब द्वि और बार दंती, ग्रत दंती, द्विबार दंती। अब मुझे कहिए आकार और आकृति में बिल्कुल सेम होते हैं क्या, कभी नहीं होते। आप शीशे के अंदर चेक कर सकते हो, दांत कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जोड़ी में पाए जाते हैं, कुछ सिंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आकार और आकृति में सेम नहीं होते तो इन्हें विषम दंती। देख लीजिए, ग्रत दंती, द्विबार दंती, विषम दंती, कौन से ऑप्शन के अंदर है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसमें दिया है ग्रत दंती, विषम दंती, ग्रत दंती और द्विबार दंती। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ग्रत दंती, विषम दंती और द्विबार दंती, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन है। द्विबार दंती, ये द्विबार दंती, तीनों के तीनों सेम ही ऑप्शन दिया है भैया, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तीनों के तीनों हो जाएंगे, ग्रत दंती, द्विबार दंती और विषम दंती, ठीक है। आगे देखो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये तीनों की तीनों विशेषता होती है, आकार और आकृति में अलग अलग, जबड़ों के गड्ढे में स्थित होते हैं। इसके बाद में जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन है अपने पास है कि मनुष्य में अमाशय की पीएच लगभग होती है। मनुष्य में अमाशय की पीएच, अमाशय में एक अम्ल बनता है, ठीक है ना। आप बचपन से पढ़ते आए, अमाशय में एक अम्ल बनता है। इस अम्ल का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम आपने पढ़ लिया, मतलब इतनी तो फिक्स हो गई कि पीएच कैसी होगी, अम्लीय। और पीएच मीटर में आपने देखा होगा कि 1 से तो 7 लिखा होता है और 7 से कितना लिखा होता है, 14। ये जो पीएच मीटर होता है ना, ये कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है ना। और 7 से 14 कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है। तो इतनी तो फिक्स हो गई कि अपनी जो पीएच है ना वो 1 से कितने के बीच में होगी, 7 के बीच में होगी। तो ये कट गया और ये कट गया, ठीक है, और ये भी कट गया। आगे बात समझ, एक ऑप्शन बच गया, कौन सा, 3, ठीक है ना। अब देखो, इस HCl अम्ल की अगर आपसे कोई पीएच पूछ ले तो कितनी होती है, 1.2। याद रखना, शरीर का इतना शरीर नहीं, वैसे इतना भयंकर अम्ल होता है, इतना ज्यादा सांद्रता इसके अंदर पाई जाती है कि बाहर निकाल कर इसको त्वचा पर डाल दिया जाए, त्वचा को छान देगा ये। आगे बात समझे, अगर कई बार हम देखते हैं कि जब हम मान लीजिए कि फास्ट फूड ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो उसके बाद में अपने घर वालों को कहते हैं कि कालजा में बड़त सी लाग रही है, ठीक है। कालजा में बड़त सी लाग रही है, तो इन रीजन की है कालजा में बड़त सी लाग रही है, क्योंकि अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल ज्यादा बनता है, HCl, और किसकी मात्रा कम बनती है, म्यूकस की मात्रा कम बनती है, ठीक है। जिसके कारण ये HCl अम्ल अपने अमाशय की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है, जिसके कारण अपने जलन महसूस होती है। इसके उपचार के लिए एंटी एसिड औषधियां जैसे इम्नो हो गया, यूनो एसिड हो गया, ये अपने काम में ली जाती है, ठीक है। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन अपने पास है नेक्स्ट कि अमाशय की श्लेष्मिका की भित्ति कोशिकाएं कौन सी। अमाशय में एक एंजाइम बनता है, याद रखना, कौन सा, पेप्सिन। P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन, ठीक है ना। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखना, अमाशय के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में एक और याद रखना, अमाशय के अंदर एक और एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या होता है, रेनिन। और ये रेनिन एंजाइम बनता है किसके अंदर, बच्चों के अंदर बनता है, ठीक है, बच्चों के अंदर बनता है। बच्चों के अंदर, बच्चे जब दूध पीते हैं ना, तो दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। ये रेनिन एंजाइम उस केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है, जो एक तरीके से दही की फॉर्म होती है। जब बच्चे को उल्टी आती है ना, तो वो कैल्शियम पैराकेसिनेट बाहर आता है निकलकर, ठीक है ना। और कैल्शियम पैराकेसिनेट जब बाहर आता है ना, तो माना जाता है कि बच्चे का जो अमाशय है ना वो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक अवस्था में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये पेप्सिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन अपने पास है कि किस एक को छोड़कर निम्न सभी बड़े आंत के भाग, किस एक को छोड़कर सभी बड़े आंत के भाग है। तो अंगनाल बड़े आंत का भाग होता है, कोलन भी होता है, मलाशय भी होता है। ये सीधा ऑप्शन अपने पास दिया। छोटी आंत है वो कभी भी बड़ी आंत का भाग हो सकती है क्या, छोटी आंत अपने में से अलग है और बड़ी आंत अपने में से क्या है, अलग है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन अपने पास है कि पचित भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहां पर होता है। याद रखना, सबसे ज्यादा पाचन भी कहां पर होता है, छोटी आंत में, और सबसे ज्यादा अवशोषण भी कहां पर होता है, छोटी आंत में। तो देखो, अमाशय में पाचन होता है लेकिन प्रोटीन का,
ठीक है, औषधियों का अवशोषण होता है, ठीक है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ये बात याद रखना। इसके बाद में ये फिर बड़ी आंत आ गया, जल का अवशोषण। अब छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा पाचन भी होता है और सबसे ज्यादा अवशोषण भी होता है, इसी में पित्तरस आता है और इसी में अग्नाशी रस भी आता है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि अमाशय में तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं। नहीं, अमाशय में तीन मुख्य भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। याद रखना कितने भाग, तीन, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ग्रसिका अमाशय के कौन से भाग के अंदर खुलती है, देखो ध्यान से, इस प्रकार से अपना अमाशय होता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अपना अमाशय होता है। अमाशय में यहां से एक आंत शुरू हो जाती है और उस आंत को क्या कहा जाता है, छोटी आंत। अब इस छोटी आंत के साथ में अमाशय में यहां पर ये जो छोटी आंत होती है, यहां पर एक तो पत्ती की जैसी ग्रंथि जुड़ी होती है और इस पत्ती की जैसी ग्रंथि का नाम क्या है, अग्नाशय, ठीक है। अब देखो यहां पर अपना जुड़ा होता है क्या, लीवर। इतनी बात समझ आ गई, मतलब अपने इस साइड में, मेरे इस साइड में यहां पर तो अग्नाशय है मेरा और यहां पर मेरा क्या है, लीवर। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इस अमाशय में, ये अपना क्या है, अमाशय में, अमाशय है और अमाशय कैसे आकार का, जे आकार का। इस अमाशय में यहां पर आकर खुलती है एक छोटी सी नलिका और इस छोटी सी नलिका का यहां पर नाम क्या होता है, ग्रसिका। अमाशय का ये भाग जहां पर ग्रसिका खुलती है उस भाग को कार्डियक कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। कार्डियक ये होता है फंडस और ये होता है पाइलोरिक, मतलब छोटी आंत के साथ में जो भाग जुड़ा होगा ना वो पाइलोरिक होता है, ठीक है। और इसके बाद में ग्रसिका के साथ में जो भाग जुड़ा होगा वो कार्डियक, और इसे फंडस या बॉडी कहा जाता है अमाशय का। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो अपने पास ऑप्शन कि अमाशय में खुलती है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास है, कार्डियक आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपना बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार करता है। एमाइलेज याद रखना किस प्रकार करता है, गन्ने की शर्करा, ये स्टार्च नहीं है भैया, ये स्टार्च है, ठीक है ना। ये किस प्रकार करता है, स्टार्च के ऊपर कार्य करता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो एमाइलेज एंजाइम यहां पर आपको लिखा है ना, ये एमाइलेज एंजाइम आपकी कहां पर बनता है, मुख गुहा, मतलब ये जो आगे की ओर, मुख के आगे की ओर जो गुहा खुल रही है ना, इसका नाम क्या है, मुख गुहा। और इस मुख गुहा के अंदर एमाइलेज है वो 30% स्टार्च का पाचन करता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले, सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम पाचन कहां से शुरू होता है, तो आप ऑप्शन क्या करोगे, मुख गुहा से शुरू करोगे। लारियो एमाइलेज बनता है जो 30% स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। बची हुई 70% जो स्टार्च है ना वो आपके छोटी आंत में उसका पाचन होता है, ठीक है ना। तो एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। आगे बात सुनने, आगे देखो इसके बाद में क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित है केसिन क्या है। दूध में उपस्थित केसिन क्या है, दूध में उपस्थित केसिन है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको कराया था। दूध में उपस्थित केसिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो भैया शुगर कौन सी होती है, लैक्टो शुगर होती है, जिसके कारण दूध है वो आपको मीठा लगता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, और इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दूध प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चों के अंदर अमाशय में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या होता है, रेनिन। और ये रेनिन दूध की केसिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो दही कहलाता है एक तरीके से। आगे बात में, वयस्क अवस्था में धीरे धीरे रेनिन बनना वो कम हो जाता है, ठीक है। पेप्सिन अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। ये ट्रिप्सिन भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का ही पाचन करता है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है। काइम नहीं है भैया, ये काइम है, ठीक है ना, काइम ऊपर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, अमाशय में भौतिक व रासायनिक क्रिया होने के बाद में पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, थे रोटी खा ली, आगे बात समझे, रोटी खाया बाद में क्यों होगा, कहते देखियो 1 घंटा बाद में इस भोजन अपने शरीर की इस स्थिति में अपने अमाशय के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आती है। ऐसा लगता है जैसे मतलब अंदर पानी का मंथन चल रहा है। आगे बात, मंथन चल रहा है, वो मंथन क्यों होता है, क्योंकि अमाशय में इस प्रकार से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता है अमाशय की पेशियों में। आगे बात समझे, और अमाशय की पेशियों में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहां से आवाजें आती है, ठीक है। वो एक कैसी क्रिया चल रही है अमाशय के अंदर, भौतिक क्रिया, मतलब मंथन किया जा रहा है उसको। और जो ठोस अवस्था में भोजन था जो आपने मुख गुहा से अमाशय में डाला था, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में उस भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जा रहा है। कौन सी क्रिया विधि से, भौतिक क्रिया विधि से। अब देखो रासायनिक क्रिया में क्या होगा, रासायनिक क्रिया में एक तो कौन सा एंजाइम आएगा, पेप्सिन, और दूसरा कौन सा आएगा अगर छोटा बच्चा है, कौन सा, रेनिन। इन दोनों, और दूसरा इसके साथ में एसिड, कौन सा, HCl, और इसके बाद में म्यूकस
जब ये चारों के चारों मिल जाएंगे तो कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक। और जब उसने उस भोजन को मथा तो कौन सी क्रिया होगी? भौतिक। इन दोनों के बाद में भोजन और द्रव अवस्था में आ जाता है। जैसे आपने उल्टी को देखा होगा, उल्टी द्रव अवस्था में आती है, कुछ बड़े बड़े ठोस टुकड़े भी होते हैं आदि भाषण में। तो वो जो भोजन आता है ना बारहमासी से, उसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। और मुख गुहा के अंदर जब आप दांतों से भोजन को चबा लेते हो और उसके साथ में जब लार मिल जाती है तो उसे बोलस कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, मुख गुहा के अंदर बोलस और अमाशय के अंदर क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। आगे देखो, ये बोलस दिया है। बोलस कहां पर बनता है? कहां पर बनता है? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा के अंदर किसे कहेंगे बोलस? भोजन प्लस में इसके साथ में क्या मिल जाती है? लार मिल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो, आगे अपने पास क्वेश्चन है कि यकृत कोशिकाएं स्रावित करती है। यकृत कोशिकाएं वो स्रावित करती है। यकृत कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? एमाइलोपेप्सिन नहीं करती है। ये तीनों की तीनों एंजाइम है, बिल्कुल भी स्रावित नहीं करती है। प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। यकृत कोशिकाएं स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है? पित्त तथा कोई भी एंजाइम। पित्त का मतलब होता है पित्रस बनता है, इसमें पित्ताशय होता है, पित्रस बनता है, ठीक है ना। और पित्रस स्रावित करती है। पित्रस का एक काम होता है वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण, ठीक है ना। मतलब आपने जो भोजन खाया है उसमें भोजन के उस भोजन के अंदर वसा बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होती है और उन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? वसा का इमल्सीकरण, ठीक है ना। ये तो वसा का इमल्सीकरण करता है और उसके बाद में जब इमल्सीकरण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो वसा का पाचन कौन करेगा भैया? लाइपेज एंजाइम करेगा, याद रखना, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि कौन से संचित भोजन को मनुष्य द्वारा भूखे रहने पर उपयोग किया जाता है? याद रखना, मनुष्य में भोजन संचित होता है किस रूप में? ग्लाइकोजन, ठीक है ना। मनुष्य में भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन। देखो किस प्रकार से, अपने ने ग्लूकोज खाई है, ठीक है ना। ग्लूकोज खाई है, मान लीजिए कि आपने, एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपने 5 किलो खाना खाया एक टाइम में। 5 किलो खाने में 3 किलो खाने का यूज हो गया पाचन की क्रिया या कोई भी भौतिक क्रिया के अंदर, 2 किलो बच गया। 2 किलो वो आपको कहां पर चला जाएगा? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर, उस लीवर के अंदर कौन सी फॉर्म में जाएगा? ग्लूकोज। लेकिन उस लीवर को जो लीवर है ना, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है, याद रखना, कौन सी? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। और इसके बाद में ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज के अंदर बदलना, ये कहलाता है क्या? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है ना। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो ध्यान से, होगा क्या कि ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसमें सेव हो जाएगी? ग्लाइकोजन के अंदर। जब कभी भी अपनी ह्यूमन बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए अपने उपवास करते हैं, ठीक है ना, उपवास करते हैं तो पूरे दिन कुछ खाते नहीं है तो अपनी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो वो ग्लूकोज अब कहां से आएगी? इस ग्लाइकोजन से आएगी। कौन सी प्रोसेस से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकोज कौन सी प्रोसेस से ग्लाइकोजन में बदल जाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। दोनों याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगली बात में, और ये होती कहां पर? आपके लीवर के अंदर होती है, याद रखना। ये तो हो गया मनुष्य के अंदर संचित भोजन, कौन सी अवस्था में? ग्लाइकोजन अवस्था में। अब आएगा पादपों में, पादपों में संचित भोजन, ठीक है ना। पादपों में संचित भोजन, और ये क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। पादपों में संचित भोजन क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। अब सुनो मेरी बात है, आगे देखो। आगे पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन के लिए वसा का क्या करना? पाइसीकरण। मतलब भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को किस में कन्वर्ट करना? छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वसा का पाइसीकरण कहलाता है। ये किसका कार्य होता है? पित्त लवण का, जो बनता कहां पर? आपके लीवर के अंदर बनता है। आगे देखो, कौन सा भोज्य पदार्थ बिना पाचन के सीधा अवशोषित हो जाता है? पाचन कार्बोहाइड्रेट का भी होता है भैया, ठीक है ना। एमाइलेज या टाइरिन एंजाइम करता है, प्रोटीन का भी होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, वसा का भी होता है, लाइपेज एंजाइम करता है। लेकिन विटामिन का कोई भी पाचन नहीं होता है। विटामिन सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत के द्वारा, ठीक है ना। विटामिन सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं आपकी छोटी आंत के द्वारा। आगे देखो, पित्तरस किसमें संश्लेषित होता है? पित्तरस किसमें संश्लेषित होता है? आपके यकृत, पित्ताशय, पली और रक्त। 4 ऑप्शन दिए, यकृत और पित्ताशय दोनों सेम ऑप्शन दिए। लेकिन पित्तरस संश्लेषित किसमें होता है? किसके अंदर होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। पित्ताशय किसके अंदर पाया जाता है? लीवर के अंदर पाया जाता है। इसका होगा क्या करेक्ट ऑप्शन है? पित्ताशय हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन है आपके पास है कि पेड़ पेचिश उत्पन्न करते हैं। पेड़ पेचिश
क्या उत्पन्न करती है? पेड़ पेचेज होती है अपनी छोटी छोटी लसिका गांठी। लसिका गांठी अपनी बॉडी में 450 होती है, 450, जिसके अंदर लसिका होती है। लसिका के अंदर क्या होती है आपको पता है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का यहाँ पर प्रकार कौन सा दिया? देखो कौन सा दिया? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट आपको पता है कि अपने शरीर में क्या बनाती है? एंटीबॉडी, मतलब शरीर की रोगों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। आगे बात समझ, जैसे मान लीजिए, सुनो मेरी बात, जैसे इस प्रकार से अपनी छोटी आंत है, इस प्रकार से छोटी आंत में इस प्रकार से छोटे छोटे सीलिया पाई जाती है या विलाई पाई जाती है। इस विलाई में जगह जगह पर इस प्रकार से लसिका गांठी मिलेगी और इन्हें क्या कहा जाता है? पेयर पेचिस कहा जाता है, जो एक टाइप की क्या होती है? लिम्फोसाइट, जो डब्ल्यूबीसी बनाती है और शरीर के रोगों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि पित्त रस किस में संश्लेषित होता है? ये तो कर लिया, पित्ताशय के अंदर। देखो कौन सा भोज्य पदार्थ बिना पाचन के अवशोषित हो जाता है? विटामिन। ये भी कर लिया। आगे देखो, आगे है अपने पास क्वेश्चन है कि लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज जो शर्करा है ना, वो किससे बनी होती है? लैक्टोज बनी होती है, देखो ध्यान से, लैक्टोज शुगर को मैंने आपको एक तो पीछे मैंने क्वेश्चन बता दिया। इस शुगर को क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है, ठीक है ना? याद रखना, इस शुगर को क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? प्रतीप शर्करा याद रखना किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। एक और पूछा जाता है, मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? मीठी शर्करा या मीठी शुगर, ये कहा जाता है फ्रक्टोज को, जो आपकी होती है अंगूर के अंदर, ठीक है ना? अंगूर के अंदर होती है। अब देखो, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, दूध के अंदर होती है। लैक्टोज बनती है किससे? एक ग्लूकोज के अणु से, दूसरा किसके अणु से? गलक्टोज के अणु से। अब देखो, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, इससे क्या बनती है? सुक्रोज बनती है। और ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, इससे माल्टोज बनती है। भैया याद रखना, ठीक है ना? क्या बनती है? माल्टोज। तो लैक्टोज को कौन सी शुगर कहा जाता है? मीठी शर्करा। प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज। मीठी शुगर किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज। और ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस में एक गलक्टोज का अणु मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज शुगर बनाते हैं। आगे देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि रक्त की सरल शर्करा किसे कहा जाता है? रक्त की सीधा ऑप्शन दिया है, सरल शर्करा क्या है? ग्लूकोज। ये एक मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है ना? मोनोसेकेराइड मतलब एक ही ग्लूकोज की अणु से मिलकर बना होता है। इतनी बात समझ आ गई? ये डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है और डाइसेकेराइड होता है, मतलब दो दो अणुओं से मिलकर बने होंगे। तो अपना सबसे सरल शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है, जो अपने शरीर को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, अपने शरीर को एनर्जी देती है। आगे देखो, इसके बाद में है कि अग्नाशय रस छोटी आंत के किस भाग में छोड़ा जाता है? छोटी आंत के भाग होते हैं 3, याद रखना, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है? इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अपना अमाशय होता है। अमाशय में यहां से शुरू हो जाती है आपकी छोटी आंत, यहां पर जुड़ा होता है आपका क्या? अग्नाशय। ये जो यहां पर छोटी आंत का भाग है ना, ये कहलाता है क्या? ग्रहणी। और ग्रहणी को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूडिनम। आगे बात समझे। और इस ड्यूडिनम के बाद में भाग आएगा जेजुनम, और जेजुनम के बाद में इलियम। इलियम बड़ी आंत के पास का भाग है। आगे बात समझे, ठीक है ना? तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग्रहणी हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है अपने पास है कि एक विषम को ज्ञात कीजिए। यहां पर अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में 3 तो हार्मोन है। ये तीनों के तीनों क्या है? हार्मोन है, ठीक है ना? हार्मोन। और ये एक टाइप का क्या है? एंजाइम है। तो ये विषम हो गया, ठीक है ना? और किसका पाचन करता है? दुग्ध प्रोटीन का। अमाशय के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर दुग्ध प्रोटीन का। अब देखिए इनकी कार्य देखिए। सिक्रेटियल छोटी आंत के अंदर किसी भी पदार्थ जैसे पितरस और अग्नाशय रस है, उनके स्त्रावन को प्रेरित करेगा। कैल्सिटोनिन उसको बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है, मतलब स्तन ग्रंथियों से मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। और मिल्क को बनाने का काम अगर आपसे कोई पूछ ले तो मिल्क बनाने का काम, मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। आगे बात समझे, मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क बनाने का काम करता है कौन सा? प्रोलैक्टिन। आगे बात समझे। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन है कि यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है तथा निम्न में से किस में संचित किया जाता है? एक तो ग्लाइकोजन आपके कहां पर स्टोर होता है? लीवर के अंदर। और दूसरा ग्लाइकोजन आपके कहां पर स्टोर होता है? पेशियों के अंदर स्टोर होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना? एक तो लीवर के अंदर और दूसरा पेशियों के अंदर स्टोर होता है। पेशियों के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। उन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की क्रिया विधि के लिए अपने क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन यहां पर स्टोर होता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। देखो आगे क्वेश्चन कि प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है ना, वो क्या कहलाता है?
प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक तो कवासी और दूसरा कौन सा? मेरेस्मस। आगे बात समझे, ठीक है ना। कवासी और मेरेस्मस ये दोनों प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में, जिसमें एक में तो मांसपेशियां फूलने लग जाती हैं और एक में शरीर का आकार बढ़ने लग जाता है, एक में शरीर का आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? चौथा आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आज अपने ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एक क्लास और लेके आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। तब तक पढ़िए और मस्त रहिए। धन्यवाद।